तो हम लोग बात कर रहे हैं जीएस में, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में बात कर रहे हैं हम अशोक पढ़ रहे हैं, यानी कि मौर्यकाल पढ़ रहे हैं। तो अशोक ने क्या काम किया? अशोक ने युद्ध को देखा। कहाँ का? कलिंग का युद्ध देखा। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। कहाँ पे वर्णन है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में इस बात का वर्णन है। तो उसने जब युद्ध देखा, युद्ध में उसने देखा कि लोग बहुत मर गए हैं, तो उसका मन विचलित हो गया। उसने कहा ऐसा है कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हिंसा का रास्ता त्याग कर अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। अब मैं लड़ाई झगड़े मृत्यु इनसे मारकाट से मैं दूर हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। किसका? अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। ये कौन बोलता है? अशोक बोलता है। और उसके बाद क्या किया उसने? और फिर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो एक उसका जो है उपगुप्त चचेरा भाई था। लोग कहते हैं कि चचेरा भाई था। कैसा था? चचेरा भाई। क्या नाम था? उपगुप्त। तो उपगुप्त से क्या किया? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, दीक्षा प्राप्त करी और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और बस उसके प्रचार प्रसार में जीवन भर लगा रहा। तो इस तरीके से बुद्ध ने क्या किया? बौद्ध मत का संस्थापक बन गया, शिक्षा ले ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करी और बौद्ध भिक्षु बन गया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। कब? कलिंग के युद्ध को देखकर। कलिंग में बहुत ज्यादा उसने मारकाट करी उसकी सेना ने। कलिंग वर्तमान उड़ीसा 261 ईसा पूर्व में 13वें शिलालेख में इस बात का वर्णन है। तो अहिंसा का रास्ता पकड़ लिया। किसका रास्ता त्याग कर? हिंसा का। अब हिंसा हिंसा का मतलब मारकाट, हिंसा छोड़ दी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। आगे लिखो। अशोक ने कई स्तंभ लेख बनवाए। ठीक है, अशोक ने कई स्तंभ लेख बनवाए। स्तंभ लेख बनवाए अशोक ने। और अशोक कहता था कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो वो अपनी जानकारी कहाँ देता था? स्तंभों के माध्यम से देता था। तो इस तरीके से अशोक ने ये काम किए। अशोक ने शिलालेख भी खुदवाए। क्या खुदवाए? शिलालेख। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों पे कुछ, शिलाओं पे कुछ उत्कीर्ण कराया, कुछ लिखाया और उसने कहा कि ऐसा करना जरूरी है, ऐसा किया जा रहा है, इस बात को मानो। तो एक तो पिलर्स बनवाए उसने, स्तंभ मैंने बताया था आपको, पिलर्स होते थे, पिलर्स, इन पे कुछ लिखा होता था। ठीक है, चाहे कुछ भी लिख दो इस पे। तो ये अशोक चक्र है या और भी चीज है। तो ये स्तंभ है। ये स्तंभ के बाद उसने शिलालेख भी बनवाए, ऐसी पट्टी नमा, उन पे कुछ ना कुछ लिखवाया। ठीक है, और प्रचार प्रसार किया। तो स्तंभ लेख भी लिखवाए और शिलालेख भी। ठीक है, तो ऐसे ही शिलालेख स्तंभ लेख की दो चार की बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं। अशोक ने अपने प्रजा के पथ प्रदर्शन एवं धार्मिक कार्यों से संबंधित सिद्धांतों को देखो। अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक कार्यों से संबंधित और पथ प्रदर्शन के लिए
पथ प्रदर्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं में, चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं में अपने राज्य राज्य राज्यालेख राज्यलेख राज्यालेख या राज्यलेख राज्यलेख लिखवाए। जैसे इधर देखो मैप पे, कुछ जो है इसके यहाँ पाकिस्तान में भी मिले हैं, अफगानिस्तान में भी एक दो मिले हैं, और पूरे भारत में लगभग चीज़ें मिली हैं। इसके स्तंभ कोई यूपी में मिला है, तो कोई बिहार में मिला है, कोई मध्य प्रदेश में गुफा में, कोई कहाँ पर, कोई क्या, कोई दिल्ली के पास, कोई इधर उड़ीसा में, कोई मगध में, ये कहीं ना कहीं उसके मिलते रहे। तो इससे ये तात्पर्य ये होता है अंदाजा कि उसका साम्राज्य कई कई गुना बड़ा था, ठीक है, कई भागों में विभाजित था। तो उसने क्या किया, चट्टानों को कटवाया, पहाड़ों को कटवाया, स्तंभों को लिखवाया, गुफाओं को बनवाया, जिससे कि वो अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अच्छा, जो बौद्ध जिस तरीके का वो प्रचार प्रसार कर रहा था उसको अशोक धम्म कह रहा था। क्या कह रहा था? अशोक धम्म। क्या कह रहा था? धम्म। ये वही धम्म है जो बुद्ध ने चलाया। बुद्ध ने जो चलाया, बुद्ध ने जो धम्म बोला, वही अशोक उसी का क्या कर रहा है? प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है, अपनी दो चार बातों को बोलते हुए। तो इसमें ये बातें याद रखनी कि अशोक के, लिख ले रहे हैं, अशोक के कुछ स्तंभ लेख एवं उस पर पशु। तो अशोक ने के कुछ स्तंभ लेख हैं और एवं उस पर कुछ पशु हैं। तो एक तरफ स्तंभ लेख लिखेंगे, एक तरफ पशु लिखेंगे, को कौन से स्तंभ लेख पर कौन सा पशु है, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। तो स्तंभ लेख लिखेंगे और एक तरफ पशु लिखेंगे। तो पहला लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया जो बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख का नाम है, जगह के नाम पे पड़ा है ये, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। तो इसमें एक सिंह वाला, एक कह सकते हैं एक शेर, जो स्तंभ लेख है उस पर एक शेर है। नंबर 2 यहाँ पे रामपूर्वा स्तंभ लेख, रामपूर्वा स्तंभ लेख बावटी, तो इसमें भी एक शेर है, एक सी। नंबर 3 पे आया, दिखाई दे रहा है ना यार, ठीक है, मैं इसको साइड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक सी है, वहां पे भी एक सी है, ठीक है। तो एक और लिख लेते हैं स्तंभ लेख के बाद, सारनाथ, इंपोर्टेंट है, सारनाथ स्तंभ लेख, ठीक है, सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख में 4 सिंह हैं, जो नोट पे भारतीय चिन्ह देखा है, 4 शेर हैं उसमें, 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और एक सांची स्तूप है, सांची स्तूप या स्तंभ, इसमें भी 4 शेर हैं, ठीक है। इस तरीके से अशोक ने अपने ये स्तंभ लेख बनवाए और उसमें पशुओं को चित्रांकन करवाया, पशुओं का चित्र बनवाया। लिख ले रहे हैं, अशोक के स्तंभ है वो एकाश्म पत्थर से ही बनाए गए हैं। अशोक के जो स्तंभ है, ये बात हमें याद रखने वाली है कि अशोक के जो स्तंभ है वो एकाश्म पत्थर से बनाए गए हैं। कैसे? एकाश्म, अभी बता दे रहा हूं। अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थर से बनाए गए हैं,
एकाश्म का मतलब एक पत्थर, ठीक है, एक सीधा सीधा पत्थर, कोई जॉइंट नहीं है। एकाश्म का मतलब अकेला एक पत्थर, कोई उसमें ऐड नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है कि एक जोड़ दिया अलग से शेर बनाया, अलग से ये बनाया, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या किया गया है, एक पत्थर पे ही उसको बनाया गया, एक ही पत्थर पे वो चारों शेर चिप लगाए गए हैं, ये नहीं कि अलग से लगा दिए गए, उसको एकाश्म पत्थर बोलते हैं, एक ही, ठीक है। तो ये पत्थर बलुआ पत्थर है, ये भी लिख लो, ये पत्थर बलुआ पत्थर है। ये स्तंभ ऐसे लिखो, ये स्तंभ लेख बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। कौन से पत्थर से, बलुआ पत्थर से, लाल वाले पत्थर से, कौन से पत्थर से, लाल वाले पत्थर से, ठीक है, उसी को बलुआ पत्थर कहते हैं। तो जैसे आगे लिख ले रहे, सांची का स्तूप देखा होगा, एक दो स्तंभ की बात करते हैं, स्तूप भी देखे हैं, स्तूप इसकी बात कर ले रहा हूं। एक तो ये हो गए स्तंभ और एक हो गए स्तूप। स्तूप क्या होते हैं, एक आधी डलिया सी बनी होती, देखा होगा आपने, मठिया सी, इसको सांची का स्तूप। सांची का स्तूप पैसे पे नोट पे देखा होगा चिन्ह, सांची का स्तूप कभी तो देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो ऐसे करके सांची का स्तूप है, तो ये ऐसे करके यहाँ कुछ लिखा है, ये सांची का स्तूप देखा नहीं है, नोट पे छपा होता है और अंदर बना होता है ऐसा, है ना। देखो सांची का स्तूप पहले छपता था, अब मालूम नहीं क्या कर दिया है। हाँ, ये रहा, ये स्तूप है, ऐसे स्तूप की आकृति होती है, देखो इधर ये रहा स्तूप, है ना। स्तूप एक ऐसे क्या, एक आधार होता है और एक बड़ी सी ऐसे एक आधा गोला होता है, ठीक है, इसको स्तूप बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्तूप। तो ऐसे ही कुछ स्तूप बनवाया है अशोक ने, तो महत्वपूर्ण स्तूप दो चार याद कर ले रहे हैं, जैसे सांची का स्तूप हो गया, ठीक है, नंबर 1 सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप है कहां पे, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में विदिशा में, कहां पे है, विदिशा में, कहां पे है, विदिशा में, कहां पर है, विदिशा में है, कहां पे, मध्य प्रदेश में, कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कभी मौका मिला तो चलेंगे टूर लेके, सांची का स्तूप विदिशा में, मध्य प्रदेश में। एक और है भरोत का स्तंभ, भरोहुत का स्तंभ, भरोहुत मतलब भरोहुत का स्तंभ, ये स्तंभ है, महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है भरोत का स्तंभ कहाँ पे है, ये भी एमपी में, सतना मध्य प्रदेश में, भरोत का स्तंभ सतना ब्रैकेट में मध्य प्रदेश, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली, फिर आगे भी बात कर लेना। एक सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप, सारनाथ कोई बात नहीं, धर्म राज्य का स्तूप, ठीक है। इतनी हमने बात करी है इसकी कि उसके जो है ये शिलालेख है, ये मिला है सारनाथ में, जिसको धर्मराज का बोलते हैं, स्तंभ का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो है चिन्ह क्या था राज्य का, तो सोच के बता सकते हो, आसान है। मौर्य वंश का चिन्ह क्या था, ये सोच के बता सकते हो, तो मोरी था। मौर्य वंश का राज चिन्ह, मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था, मोर, ये बात याद रखनी है, मौर्य वंश का राज चिन्ह मोर, ठीक है। जो रोमन देई और
निगाली सागर, रुम्मनदेई, रुम्मनदेई और निगाली सागर, ये दो स्थान से ये बात की पुष्टि होती है। कौन कौन सी? रुम्मनदेई और निगाली सागर, ये दोनों कहाँ पे है? नेपाल में मिले हैं, जिन पर चिन्ह है मोर का। ठीक है, ये इतनी बात हमें और याद रखनी है। ओके, आगे की बात हम फिर कल करेंगे। मौर्य काल में अशोक से संबंधित तो और भी बातें करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौर्य काल में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें मौर्य काल पढ़ रहे हैं। मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ ही साथ उसको बिंदुसार को पढ़ लिया है। अब अशोक को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम अशोक को ही पढ़ेंगे और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग इसको आगे कराएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। फिर आप तब तक इसको तैयार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आप अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी तैयारी हो पाए, उनका भी भला हो पाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।